अस्सलाम वालेकुम। जी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। ओके, हम लोग पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर शुरू किया था, कुछ याद है? जी, कुछ टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे अगर आपको याद हो। एवरी मूविंग चार्ज इज अ मैग्नेट and produces a magnetic field around it. तो every moving charge is a magnet and produces a magnetic field around it. यही वजह है कि जब एक मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है, जब कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है, so it experiences a force. और उस फोर्स की इक्वेशन हमने हासिल की थी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्या थी? F is equal to QVB sin theta. V is the velocity of charge, B is the strength of magnetic field जिससे वो गुजरा, and theta is the angle between V and B. और इसी फोर्स की इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में F is equal to क्या? Q V क्रॉस B. और वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से ये तय हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन इज ऑलवेज क्या? परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B. जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? B की डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं? तो किसी भी चीज की कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं? अनलिमिटेड। लेकिन उन अनलिमिटेड को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसकी 6 डायरेक्शंस हो सकती हैं, 3 डायमेंशंस, और हर डायमेंशन में 2 डायरेक्शंस, यानी एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड। और इन डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हम एरोस का इस्तेमाल करते हैं। एरो समझते हैं? एरो तीर का निशान, एरो मींस तीर का निशान। तो हम एरो इस्तेमाल करते हैं, जैसे राइटवर्ड, जैसे लेफ्टवर्ड, जैसे डाउनवर्ड और जैसे अपवर्ड। तो राइटवर्ड ड्रॉ कर लिया, लेफ्टवर्ड ड्रॉ कर लिया, अपवर्ड ड्रॉ कर लिया, डाउनवर्ड ड्रॉ कर लिया। आउटवर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉजिटिव एक्स हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स हो गया, पॉजिटिव वाई हो गया, नेगेटिव वाई हो गया, पॉजिटिव जेड कैसे करेंगे? हाउ डू यू ड्रॉ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन? बाय मींस ऑफ एन एरो ऑन अ पेपर। ये राइटवर्ड एरो नजर आ रहा है, तीर ऐसे जा रहा है आपको ऐसे दिखेगा, तीर ऐसे जा रहा है आपको ऐसे दिखेगा, तीर ऐसे जा रहा है आपको ऐसा दिखेगा, तीर ऐसे जा रहा है आपको ऐसा दिखेगा, तीर ऐसे जा रहा है, यानी आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द बोर्ड। मैं यहां खड़ा हूं, सामने से तीर आ रहा है, तो अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है तो कैसा दिखेगा? तो अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है तो व्हाट यू सी इज अ डॉट। ठीक है? एंड दैट्स व्हाई जब आउट ऑफ द पेपर की डायरेक्शन दिखानी है तो डॉट्स दिखाए जाते हैं। So we draw dots like this. So this means be out of the paper, out of the plane.
आउट ऑफ द बोर्ड। जिस चीज पे भी आप ड्रॉ कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है, उस पे 3 डायमेंशंस कैसे ड्रॉ करें? तो दिस इज राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड दिस इज बी आउट ऑफ द पेपर। जब तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तो ये तारे बनाए हैं छोटे छोटे, ठीक है। और जब तीर आगे जा रहा हो इनटू द पेपर, जब तीर आपकी तरफ आ रहे तो डॉट नजर आ रहा है, जब तीर आपसे आगे जा रहा है व्हाट डू यू सी? जब तीर इनटू द पेपर जा रहा है, अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर जा रहा है, तो व्हाट डू यू सी? या टेल, एंड द टेल इज अ क्रॉस। जो एरो की टेल होती है दैट्स अ क्रॉस, इसलिए क्रॉस बनाया जाता है। तो व्हेन बी इज इनटू द पेपर या इनटू द प्लेन, so this is how we show, we draw crosses. So this is magnetic lines of force into the paper, magnetic lines of force out of the paper. कहानी समझ आ रही है? ठीक है, तो ये डायरेक्शंस दिमाग में बिठा लें। जब आउट ऑफ द पेपर होगी कोई फील्ड तो डॉट्स बनाए जाएंगे, जब इनटू द पेपर होगी फील्ड तो क्रॉस बनाए जाएंगे। और कॉन्सेप्ट उसका क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। हाउ डू वी डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स? ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा होगा। हाउ डू वी डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन बताएगा? How do we define centripetal force? पढ़ के आए हैं? मैंने कहा था पढ़ के आना है, कल मैसेज भी किया था, याद भी दिलाया था। तो बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? कुछ रेज हैंड्स कीजिए जरा, पता चले किसको कितने बच्चे पढ़कर आए। Nobody is raising hand as yet. जी, 2 people raised hand. सर देखिए कौन बच्चे हैं? 3 participants raised hand. इनको अनम्यूट कर दें one by one. Sir, centripetal force is a force that acts on a body moving in a circular path. Centripetal is a force. Centripetal force is a force which acts on a body moving in a circular path. Okay. Ilayaf Shahid. Sir, the force which is directed towards the center of a circle is called centripetal force. Okay, the force which is directed towards the center of a circle is called centripetal force. Laiba. The force which acts on an object which is moving in a central circular direction. Okay, the force which acts on an object which is moving in a circular path or circular direction. Zahra Shah. The force acting on a rotating object which is directed towards the center is called centripetal force. अभी तक जो समरी आई है, जो आपने सबने बोला है कि एक तो ये कि the force which acts on an object which is moving in a circular path, और दूसरे ये कि force which is acting towards the center of the circle. वो फोर्स है which is acting towards the center of the circle. तो अगर ये वो फोर्स है जो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल है, तो ऑब्जेक्ट को भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल जाना चाहिए। तो वो गोल गोल क्यों घूम रहा है? फोर्स का जो काम है अपनी डायरेक्शन में मूव करती है ना ऑब्जेक्ट को। तो इफ द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लग रही है उसको भी सेंटर में चले जाना चाहिए। वो तो गोल गोल घूम रहा है, जबकि फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर है। तो थोड़ी सी बेहतर डेफिनेशन चाहिए मुझे। ये सब जो आप बता रहे हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हैं। यू कैन से इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बट इट्स नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हेन डज अ फोर्स बिकम अ सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हेन डज अ फोर्स स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स? एनीबॉडी? हमजा मलिक। Or maybe the product of mass and centripetal acceleration is centripetal force.
हाँ, गुड एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये तो वही है कि आपने एक इक्वेशन पढ़ दी है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कब कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, क्यों बन जाती है? जब उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तो वो सर्किल में क्यों मूव कर रहा है, उस सेंटर की तरफ क्यों जा रहा है? सर क्योंकि सेंट्रीपिटल के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, शायद इसलिए वो सेंटर की तरफ नहीं है। नॉट रियली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अलग फोर्स है बिल्कुल। सोचिए सोचिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट जरा और बेसिक बनाना पड़ेगा आपका। अब क्लास 10 पढ़ानी पड़ रही है मुझे, ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था ये कहीं पे भी, ये कॉन्ट्रैक्ट से हट के है, तो क्लास 10 की पढ़ाई शुरू कराता हूं पहले। देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट राइटवर्ड जा रहा है और आप इस पर एक फोर्स लगाएं राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी में क्या होगा, इजाफा या कमी? वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी ऑलरेडी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, अनबैलेंस फोर्स, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि व्हेनेवर एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर एन अनबैलेंस फोर्स, जब भी अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी, इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन, इट चेंजेस द वेलोसिटी, वो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, वो उसमें एक्सीलरेशन पैदा करेगी। जब भी कोई फोर्स लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पे, उसकी वेलोसिटी चेंज होनी है, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होनी है, दैट्स न्यूटन्स लॉ। ठीक, तो अगर एक ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है, और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सेम रहेगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सेम रहेगी? अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर एंगल पे फोर्स लगे तो अब देखा जाएगा कि उस फोर्स के कंपोनेंट्स क्या बन रहे हैं। तो अब इसके दो कंपोनेंट बने, एक सेम डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर। तो जो सेम डायरेक्शन में फोर्स है उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर इस तरह से फोर्स लगे एंगल पे तो अगेन कंपोनेंट बनाए जाएंगे, तो दो कंपोनेंट बने, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस तरफ की फोर्स का, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सेम रहेगी? कम हो जाएगी। अब आइए तीसरी किस्म की फोर्स पे, अगर एक फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में है या उसका कोई कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है या फोर्स का कोई कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कम होती है। और अगर इस पे एक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लग जाए, तो अगर इसके ऊपर एक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लग जाए तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी? कभी सोचा, अगर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या फोर्स का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ती है। अगर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है या फोर्स का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कम होती है। और अगर फोर्स पूरी की पूरी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, यानी उसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में या अपोजिट ना हो, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी? यस, तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकेगी। लेकिन जब भी अनबैलेंस फोर्स लगेगी, जब भी अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी को तो चेंज होना है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होनी है। तो ये कैसे हो कि अनबैलेंस फोर्स लगे और वेलोसिटी आप कह रहे हैं चेंज नहीं होगी? तो ये का जवाब अब हम आपको देने वाले हैं, जरा दिल को संभाल के बैठे। कभी आपने किसी ऑब्जेक्ट को सर्किल में मूव होते हुए देखा है? कभी कोई चीज आपने सर्किल में घुमाई है? मतलब लोगों को तो चक्कर देते रहते होंगे, लेकिन कभी कोई चीज घुमाई है आपने? कभी रस्सी से पत्थर बांधा है और उसको यूं यूं घुमाया है?
ठीक है, तो नहीं किया तो आज कर लीजिएगा, रस्सी से या धागे से कोई चीज बांधिएगा, उसको यूं यूं घुमाइएगा। ठीक है, तो जब वो चीज घूमती है, रस्सी से पत्थर बांधा हुआ है, आप कमरे में घुमा रहे हैं उसको, ठीक है, आप उसको अपने कमरे में घुमा रहे हैं, फर्ज कीजिए वो पत्थर, वो रस्सी खुल जाती है, तो अगर वो रस्सी खुल जाए तो पत्थर कहां जाएगा? आपकी तरफ आ जाएगा या अभी जाता है, दूर चला जाता है? ठीक है, दूर चला जाता है। जरा और कीजिए, हो क्या रहा है? एक और मिसाल देता हूं, सूरज जमीन को ऊपर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्स along the line joining the two centers, the two masses। तो ये सूरज, ये जमीन, ठीक है, ये चले ऊपर से शुरू करते हैं, ये सूरज है, ये जमीन है। अब सूरज इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जमीन स्ट्रेट जा रही थी, सीधे सीधे चली जा रही थी, जाना चाह रही थी स्ट्रेट, इसकी वेलोसिटी, इसका इनर्शिया स्ट्रेट था, इस पर एक फोर्स लगी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सूरज ऑन द जमीन। ठीक है, नाउ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लीनियर वेलोसिटी। तो जब लीनियर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगी तो क्या हुआ? इनर्शिया कह रहा था सीधे चले जाओ, फोर्स कह रही थी नीचे आ जाओ हमारी तरफ, सूरज बुला रहा है। तो नतीजा क्या निकला? व्हाट वाज द रिजल्टेंट? तो वो ना उधर गई ना उधर गई, बल्कि दोनों के सेंटर में एक रिजल्टेंट फोर्स बनी, उस डायरेक्शन में चल पड़ी। तो थोड़ी देर बाद वो जमीन आपको यहां कहीं मिलेगी। अब और फरमाइए कि इसकी वेलोसिटी कहां ले जा रही है? इसकी वेलोसिटी इसको आगे ले जा रही है। सूरज क्या कह रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्स along the line joining the two masses। तो फोर्स कह रही इधर आ जाओ, वेलोसिटी कह रही उधर चले जाओ। तो इसने कहां जाना है? दोनों के दरमियान में। तो थोड़ी देर के बाद ये यहां कहीं आ जाएगा। कहानी समझ आ रही है? ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी कह रही स्ट्रेट चले जाओ, सूरज कह रहा है नहीं इधर आना है। वो कहां जाए? तो ना वो स्ट्रेट जाएगी ना वो इधर जाएगी। क्या होगा? दोनों के दरमियान में एक रास्ता होगा, जमीन यहां कहीं आ जाएगी। अगेन इसकी वेलोसिटी कह रही है स्ट्रेट जाना है, सूरज कह रहा है नहीं इधर आना है। कहां जाए? दोनों के दरमियान में। तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो देखिए, द जमीन हैज स्टार्टेड मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फोर्स थी सूरज की, वो जमीन की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थी। तो जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स चेंज नहीं हो रही, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जब कोई फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल होती है, जब कोई अनबैलेंस फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल होती है, या फोर्स का कोई कंपोनेंट उसके पैरेलल होता है सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा देती है। जब कोई फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट होती है, या उसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर देती है। और जब कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना बढ़ता है ना कम होता है, सेम रहता है। लेकिन वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है। तो वेलोसिटी में क्या चेंज आता है? उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से होती है। बिकॉज वेलोसिटी हैज टू पार्ट्स, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कांस्टेंटली एक्ट करती है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देती है, एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन अ पाथ व्हिच इज सर्कुलर। और उस सर्किल का वो होता है, सर्किल का सेंटर होता है, हर सर्किल का एक सेंटर होता है। तो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और उस सर्किल का एक सेंटर होता है। और इत्तेफाक से जब आप इस फोर्स की डायरेक्शन देखें जो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इत्तेफाक से हमेशा देखिएगा कि इस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है। तो याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए नहीं कहते
कि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ये तो बाद में होता है। सेंटर तो जब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल तो जब होगी ना जब सेंटर होगा, और सेंटर तो जब होगा ना जब वो सर्किल में घूमेगा। और सर्किल में घूमने के लिए क्या जरूरी है कि उसकी जो फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। व्हेनेवर अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी एक कांस्टेंट फोर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट करती है तो वो उस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में घुमाती है। क्यों? क्योंकि उसने वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना। और डायरेक्शन जब वो चेंज करेगी तो वो डायरेक्शन न वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा न फोर्स की डायरेक्शन में होगा, बल्कि दोनों के दरमियान का रास्ता होगा, लिहाजा वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। So when a force constantly acts perpendicular to the velocity of the object, that force makes the object move in a circular path, and that force is directed towards the center of the circle, and that force is called centripetal force. और खुद ब खुद आप देखिए कि जब ये सर्कुलर पाथ बन रहा है तो इस सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन इस सर्किल के लिए क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सर्किल के लिए क्या है? टेंजेंट टू द सर्किल। ये सर्किल के लिए क्या हैसियत है इसकी? टेंजेंट टू द सर्किल। लिहाजा लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी को इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इसकी डायरेक्शन खुद ब खुद इस सर्किल के, इस आर्क के, इस कर्व के टेंजेंट के अलोंग बन रही है। सो व्हाट इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स? हाउ डू यू डिफाइन अ सेंट्रिपिटल फोर्स? ठीक है, कॉन्सेप्ट बना लीजिए हमेशा के लिए। अब whenever a force acts perpendicular to the velocity of an object, whenever a force acts perpendicular to the velocity of an object, constant force होना चाहिए। तो अगर एक constant force velocity के perpendicular है तो फिर वो ऑब्जेक्ट ना उसकी डायरेक्शन में जाएगा ना उसकी डायरेक्शन में जाएगा। किसकी? ना वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा ना फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि उनके दरमियानी रास्ता बनेगा जो एक कर्व होगा, जो सर्किल का एक हिस्सा होगा, और वो कर्व बढ़ते 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 एक सर्किल बन जाएगा। तो whenever a force is perpendicular, constant force acts perpendicular to the velocity of an object, that acts as a centripetal force, and the object starts moving in a circular path, and the circle has a center, and the direction of the force is automatically directed towards the center at all points, at all points. तो गौर फरमाइए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है या चेंज हो रही है? सेम है या चेंज हो रही है? जी, एक्चुअली चेंज हो रही है, लेकिन नाम हम सेम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं अलोंग द टेंजेंट। तो अलोंग द टेंजेंट तो है, लेकिन मुसलसल चेंज हो रही है, क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंट होती है। अभी ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इस डायरेक्शन को यहां बोलेंगे राइट हैंड, राइटवर्ड डायरेक्शन है, यहां बोलेंगे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन इज कांस्टेंटली चेंजिंग। हम उसे टेंजेंशियल कह रहे हैं क्योंकि वो अलोंग द टेंजेंट है, बट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल. Similarly, the direction of velocity constantly changing with respect to the circle, but always perpendicular to the force. तो perpendicular to the force है, फोर्स और वेलोसिटी की आपस की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो फोर्स और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री पर हैं एट ऑल पॉइंट्स, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है. व्हाई? बिकॉज द टेंजेंट चेंजेस एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल. एग्रीड? और यही वजह है कि अगर इस सर्किल के दौरान, इस सर्कुलर मोशन के दौरान, ये सूरज है, ये जमीन है, अचानक सूरज फोर्स लगाना छोड़ दे,
अगर कहीं खुदा न खास्ता इस सर्कुलर मोशन में हम लोग बड़े मजे से बैठे हुए हैं, दिन रात, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, सूरज निकलता है, फिर गुरूब होता है, फिर निकलता है, फिर गुरूब होता है, ठीक है। तो अगर अचानक ये सूरज फोर्स लगाना छोड़ दे, कौन सी फोर्स? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली फोर्स। अगर किसी दिन अचानक ये सूरज फोर्स लगाना छोड़ दे, सूरज फोर्स लगाना छोड़ सकता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत ये फोर्स कहां से आई है? What made a mass exert a force on another mass? कैसे क्रिएट हुई? क्यों एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता है? क्यों? और कब ऐसा होगा कि सूरज ये फोर्स लगाना छोड़ सकता है? तो एक मास दूसरे मास पर फोर्स क्यों लगाता है? एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स क्यों लगाता है? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स क्यों लगाता है? इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं, इंसानों के पास नहीं है। इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया कुरान शरीफ में, कुन फयकून, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला ने फरमाया कुन, हो जा, तो हो गया। अल्लाह ताला ने कहा कि हर मास को दूसरे मास पे फोर्स लगाना है तो लगाए, हर चार्ज को दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाना है तो लगाए। साइंसदानों को इसका रीजन नहीं पता। व्हाट द साइंस टेल्स यू इज, जो वो देख रहे हैं कैसा होता है, लेकिन क्यों होता है नोबडी नोस। क्यों होता है नोबडी नोस। तो जिस तरह से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो क्या हुआ? आग का काम क्या है? बर्न करना, जला देना। और अल्लाह ताला का हुक्म आया कूनी बर्दन व सलामा, कि आग तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जा। तो आग जल रही थी, नमरूद देख रहा था आग जल रही है, कोई भी चीज उसमें डले वो भस्म हो जानी है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उस पर हुक्म हो गया तो उसी आग ने अपनी तासीर ठंडी कर दी। तो इसी तरह से सूरज को जब हुक्म होगा कि फोर्स लगाना छोड़ दो तो वो फोर्स लगाना छोड़ देगा। और शायद इसी तरह कयामत आएगी, जब वो फोर्स लगाना छोड़ देगा तो वो जमीन जो यूं घूम रही थी, जब उस पर इस तरह फोर्स नहीं लगेगी तो क्या होगा? फर्ज करें वो घूम रही, सुबह हो गई हमारी, क्या होगा? सूरज ने फोर्स लगानी छोड़ दी, क्या होगा? So this will not go in this direction, this will go in this direction. और यहां हो सकता है मरीख हो सकता है कोई और सैयारा हो, दौड़, समझ आया? ठीक है, तो this is what can happen. तो this is called centripetal force. Centripetal force का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ समझ आया? और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन याद होगी आपको, Fc इज इक्वल टू क्या? mv square upon r, where mass, m is the mass, v is the velocity, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होगी, एंड r is the radius of the circular path. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv square upon r. तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारी हेडिंग है आज की, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में किस रास्ते पे चलेगा। तो एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में किस रास्ते पे चलेगा? पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो सोचता है कि हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चले उस राह पर जिस राह पे ना कोई चला। तो लेट्स सी कि मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल किस रास्ते पर चलता है। What do you think this is I have drawn here?
Yes, magnetic field. This is representing the direction of B. ये magnetic lines of force हैं. And what is the direction it is showing? Magnetic lines of force की direction क्या है? Yes, into the paper. So B is directed into the paper. यानी positive X नहीं, positive negative X नहीं, positive Y नहीं, negative Y नहीं, positive Z नहीं, negative Z into the paper. So right now B is directed into the paper. So अगर B की डायरेक्शन into the paper है, for example, और एक चार्ज पार्टिकल Q, for example, a positive charge particle. एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम इस फील्ड से स्ट्रेट गुजारना चाहते हैं. We want it to pass through the field with a velocity v. तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड से स्ट्रेट गुजारना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v, तो जब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम यूं रेस दें, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्ट्रेट गुजर जाएगा. और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो और अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम इस फील्ड से गुजारें, तो क्या होगा? तो इस पर फोर्स लगेगी. एक्सेलेंट. इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड से गुजरेगा, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा. और उस मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन हमारे पास है. क्या? When a charge Q moving with a velocity v passes through a magnetic field of strength B, what happens? A magnetic force acts on the charged particle, and the equation for magnetic force is F is equal to QVB sin theta, या F is equal to QV cross B. लिख लीजिए यहां तक. देखिए, consider a charged particle Q. Consider a charged particle Q moving with a velocity v, moving with a velocity v in a uniform magnetic field of strength B, moving with a velocity v in a uniform magnetic field of strength B in a direction perpendicular to the field. In a direction perpendicular to the field. The magnetic force, full stop के बाद, the magnetic force acting on the charged particle will be magnetic force acting on the charged particle will be, तो will be क्या? तो magnetic force की इक्वेशन F is equal to Q V cross B. F is equal to QV cross B. F is equal to QV cross B.
या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा कितना है? इस केस में चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग द फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड. दिस इज V and B is into the paper. तो एंगल कितना है? 90 डिग्री. चार्ज पार्टिकल का B के साथ एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90. तो F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90. साइन 90 हो जाएगा 1. F इज इक्वल टू क्यू बी बी. F इज इक्वल टू क्यू बी बी. फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? किस चीज से मालूम करते हैं? राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल से V क्रॉस B. रोटेट द फर्स्ट वेक्टर V into the direction of second vector B and curl the fingers of your right hand along the direction of rotation. The thumb will point in the direction of force. फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए ये थीटा से कंफ्यूज ना करें. ये थीटा है एंगल बिटवीन V एंड B. तो ये वेलोसिटी है, ये B है, ये 90 डिग्री है. इसको साइन 90 कर दिया, 1 आ गया. लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी. और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आती है. और राइट हैंड रूल से जब आप डायरेक्शन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डैश एंड डैश. फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B. ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B. तो यही जुमला दोबारा लिखना है आपको. The force, the magnetic force is always perpendicular to both V and B. The magnetic force is always perpendicular to both V and B. ये जो आपने अभी जुमला लिखा है, सेंटेंस जो आपने लिखा है, ये बड़ा इनकलाबी जुमला है. बहुत ही अहम जुमला है. इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए. इसमें सेकंड पार्ट पे मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं है. परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B में एंड B से इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V. व्हाट डज दैट टेल यू? जब भी कोई फोर्स, कांस्टेंट फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है. एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. यस, दैट्स व्हाट हैपेंस विद अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, because magnetic force is always perpendicular to velocity of the charge particle. तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, लिहाजा हमेशा मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है. और कैसे होगा ऐसे, जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो फर्ज कीजिए ये चार्ज पार्टिकल अभी यहां वाक़ है. फर्ज कीजिए अभी दाखिल हुआ, ये इसकी वेलोसिटी है. दिस इज V. B का एंड टू द पेपर. राइट हैंड रूल अप्लाई करने का तरीका सिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा. ये बार बार अप्लाई करना है. इस पूरे चैप्टर में राइट हैंड रूल 50 दफा अप्लाई करना है हमें. तो राइट हैंड रूल अप्लाई करना सीख लीजिए. तो सबसे पहले V की डायरेक्शन देखिए. V की डायरेक्शन क्या है? ये है या ये है या ये है? जी, पहली गलती जो मैं कर रहा हूं वो क्या कि मैं राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूं लेफ्ट हैंड से. ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है. तो राइट हैंड, इट हैज टू बी द राइट हैंड. तो राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेट कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. वेयर इज द फर्स्ट वेक्टर? द फर्स्ट वेक्टर इज V. तो उसकी डायरेक्शन में स्ट्रेट करना है, यानी कि यूं.
या यूं या यूं या यूं, लेकिन मेरी माई फिंगर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब सवाल ये कि इस डायरेक्शन में तो है, लेकिन मेरी फिंगर्स में वेयर शुड माई हथेली बी, पाम का फेस क्या होना चाहिए? तो क्या पाम यूं हो या यूं हो या यूं हो या यूं हो? तो याद रखिए द पाम शुड बी फेसिंग द सेकंड वेक्टर। तो V, अब B कहां है? अगर B डाउनवर्ड होगा तो मैं यूं करूंगा, B डाउनवर्ड नहीं है। अगर B आउटवर्ड होगा तो मैं यूं करूंगा, B आउटवर्ड नहीं है। अगर B अपवर्ड होगा तो मैं यूं करूंगा, B अपवर्ड भी नहीं है। B कहां है? इनटू द पेपर, तो मैं यूं करूंगा। V और B इनटू द पेपर है, और ये जरूरी क्यों है? V क्रॉस B करना है। यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ये करना इसलिए जरूरी है, हथेली की डायरेक्शन सेकंड वेक्टर की तरफ होना जरूरी है। अगर मैंने यूं कर दी हथेली, सेकंड वेक्टर की तरफ नहीं की, तो अब मुझे अपनी उंगलियां मोड़नी है सेकंड वेक्टर की तरफ, तो कैसे मोड़ेंगी? समझ रहे? तो क्या होगा, उंगलियां एक दफा तो मोड़ लेंगी, फिर दोबारा कभी नहीं मोड़ेंगी। तो इसलिए हथेली उस तरफ होनी चाहिए जहां सेकंड वेक्टर है, ताकि व्हेन यू कर्ल द फिंगर्स तो आराम से मुड़ जाए। हथेली की तरफ उंगलियां आराम से मुड़ती है, दूसरी तरफ मोड़ के देखिएगा, पता लग जाएगा। तो V क्रॉस B, तो V और B इनटू द पेपर, V क्रॉस B, वेयर इज द फोर्स? वर्टिकली अपवर्ड। तो ये फोर्स कैरी है इस चार्ज पार्टिकल से कि ऊपर आना है, और वेलोसिटी कह रही है कि सीधे जाना है। वो क्या करे? तो वो ना ऊपर जाएगा न सीधे जाएगा, बल्कि दोनों के दरमियान में एक रास्ता इख्तियार करेगा। अब वो चार्ज पार्टिकल यहां कहीं आ गया। अब देखिए इसकी वेलोसिटी कह रही है यूं जाना। नाउ दिस इज V। अब राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। वेयर इज V? ये इसके हाथ, आपका हाथ इसके पैरेलल होना चाहिए। नाउ वेयर इज V? हथेली उस तरफ होनी चाहिए। V क्रॉस B, देखिए अंगूठा, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बनाइए फोर्स की डायरेक्शन। तो जनाब फोर्स की डायरेक्शन ये बन गई, अगेन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, परपेंडिकुलर द वेलोसिटी। और चार्ज पार्टिकल कहां जाए? वहां जाए या यहां जाए? तो दोनों के दरमियान में जाएगा। तो वो फिर दोनों के दरमियान में चल पड़ा, वो यहां कहीं आ गया। और फरमाइए अब इसकी वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, V क्रॉस B। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये भी, ये फर्स्ट वेक्टर है। यस नो? नहीं, फर्स्ट वेक्टर तो यूं है, ठीक। और सेकंड वेक्टर इनटू द पेपर, तो V क्रॉस B, देखिए ये भी है, ये भी है। फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है? समझ आ रही है कहानी? तो फोर्स की डायरेक्शन अगेन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो है, लेकिन खुद ब खुद देखिए कि चार्ज पार्टिकल का रास्ता कैसा बन रहा है। खुद ब खुद देखिए कि चार्ज पार्टिकल का रास्ता एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, और ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, और फोर्स की डायरेक्शन हर जगह टुवर्ड्स द सेंटर बन रही है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हर जगह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थी। सो द फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई? बिकॉज़ द फोर्स इज perpendicular to the velocity, hence it becomes a centripetal force, and the charged particle starts moving in a circular path of radius r, जिसका radius r होगा। So the magnetic force actually acts as a dash force, centripetal force। yes, देखिए नई लाइन से, hence the magnetic force acts as a centripetal force Hence, the magnetic force acts as a centripetal force, which moves the charged particle, in a circle of radius r. Hence, magnetic force acts as a centripetal force, which moves the charged particle in a circle of radius r. That is, मतलब क्या हुआ? डैश इज इक्वल टू डैश। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स।
और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? QVB। क्या है हम थोड़ी देर पहले, मैग्नेटिक फोर्स QVB। सेंटीमीटर फोर्स पता है आपको क्या? mv² r। तो सेंटीमीटर फोर्स की जगह आ जाएगा mv² r। क्या कैंसिल? वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा QB इज इक्वल टू mv/r। QB इज इक्वल टू mv/r, और r की इक्वेशन अगर हमें चाहिए यहां से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, r इधर आ जाएगा, QB डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड यू गेट द इक्वेशन फॉर रेडियस r इज इक्वल टू mv/QB। r is equal to mv/QB, where m is mass of charged particle, where m is, तो m क्या है यहां पर? where m is mass of charged particle, where m is mass of charged particle। ठीक है, तो देखें आज की क्लास में आपने बहुत छोटी सी डेरिवेशन की है, सिर्फ 4-5 स्टेप्स की, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात ये कि कब कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है, और दूसरी बात ये कि व्हाई अ मैग्नेटिक फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये राइट हैंड रूल अप्लाई करना आना चाहिए। ये डायग्राम आपको बनानी है, और ये डायग्राम आप इस तरह बनाएं कि हर फोर्स की डायरेक्शन आप खुद निकाल सके। तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, ये डेरिवेशन आप आज याद करेंगे, और कल की हम क्लास में इसी इक्वेशन को मजीद आगे लेके चलेंगे। तो इसको अच्छी तरह याद करके आइए, सो दैट वी कैन मूव ऑन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।